हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः आप सभी का ज्ञान विहार स्कूल की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं मुकेश बड़ाड़ा कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको जानकारी है, अभी अपने लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार चल रहा है। हमने अभी तक ये जाना कि सरकार क्या होती है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और उन्हीं तीनों अंगों के अंदर जो सबसे पहला अंग है व्यवस्थापिका। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। विद्यार्थियों, हमने लोकसभा के रचना एवं संगठन के प्रश्न को समझा, उसके बाद में राज्यसभा की रचना एवं संगठन के प्रश्न को समझा, और फिर हमने पिछली कक्षा के अंदर लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों को स्पष्ट किया। आपको जैसा कि स्टूडेंट्स पता है कि अपने बोर्ड के पैटर्न के अनुसार इस छठे पाठ में से जो केंद्र सरकार का आपका जो पाठ है, इसमें से 7 मार्क्स का एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो इसी के तहत विद्यार्थियों, आज की अपनी कक्षा के अंदर आज अपना जो अगला टॉपिक है वो है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, तो ठीक उसी प्रकार से जो संसद का दूसरा सदन जो है, जिसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा। तो आज का अपना जो हेडिंग है वो है राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। आपके अगर बोर्ड के अंदर 7 नंबर का अगर बड़ा प्रश्न जो है बनता है, तो वो किस प्रकार से बनेगा कि राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए या राज्यसभा के अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि हमने कल जो पिछली कक्षा के अंदर प्रश्न तैयार किया था लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, उनके अंदर जो लोकसभा के कार्य के बिंदु थे, सेम वही बिंदु आपके राज्यसभा के लिए भी काम में आ जाएंगे। अंदर का जो मैटर है वो इसके अंदर अलग होगा। जैसे कि सबसे पहला बिंदु विधायी शक्तियां, कानून निर्माण से संबंधित राज्यसभा को क्या क्या शक्ति है वो हम जानेंगे। उसके बाद वित्तीय शक्तियों के मामले में राज्यसभा की क्या स्थिति है, दूसरे बिंदु के अंदर ये स्पष्ट किया जाएगा। उसके बाद जो अगला है, जो कार्यपालिका मंत्रिमंडल जो है, उस पर कंट्रोल या नियंत्रण के अंदर राज्यसभा की क्या भूमिका है वो आपको बताया जाएगा। फिर आपके जो संविधान संशोधन है उसके अंदर राज्यसभा का क्या रोल है वो हम इस बिंदु के अंदर समझेंगे। फिर निर्वाचक मंडल यानी राज्यसभा के सदस्य किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं वो हमें यहाँ पर समझने को मिलेगा। और उसके बाद में जो एक आखिरी बिंदु है आपके विशेष अधिकार, इसके अंदर आपको आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 यानी अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत भारत की राज्यसभा को प्राप्त 2 ऐसे विशेष अधिकारों के बारे में आपको बताया जाएगा जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। इस प्रकार से हम पूरा एक प्रश्न विद्यार्थियों आज तैयार करेंगे राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का। तो सबसे पहले विद्यार्थियों पहले बिंदु की तरफ चलते हैं, विधायी शक्तियां। विधायी यानी विधि से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित, विधि से विधायी शक्तियां बनी है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत आपको कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का उल्लेख करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें ये लिखना है कि भारत के संविधान के अनुसार कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद करती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यसभा की शक्तियों की, तो साधारण विधेयक जो है या जो अवित्तीय विधेयक होते हैं, धन विधेयक के अलावा धन विधेयक नहीं हो, साधारण जो विधेयक हैं उसमें लगभग लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। साधारण जो विधेयक है वो राज्यसभा के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि अवित्तीय विधेयकों में संविधान ने लगभग दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की है। हालांकि इसमें भी साधारण विधेयक में भी कभी लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में अगर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उसके अंदर, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि जैसे लोकसभा की टोटल संख्या वर्तमान में 245 है, 245 राज्यसभा की टोटल संख्या 245 और लोकसभा की 545। तो अगर कभी समझ लीजिए साधारण विधेयक में कभी ऐसी स्थिति हो, गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों का जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उसके अंदर, क्योंकि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की सदस्य संख्या दुगनी से भी अधिक है, तो उसके अंदर आपकी लोकसभा भी जैसा चाहती है वैसा होता है। तो अगर हम तुलना करें तो वैसे ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा है,
फिर भी हम ये कहेंगे कि विधायी शक्तियों के मामले में साधारण विधेयकों में राज्यसभा को भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है और साधारण विधेयक जो है वो पहले राज्यसभा के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है और फिर दोनों सदनों से पास होने के बाद आपको पता ही है वो फिर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास से जाता है। इस प्रकार से अपना विद्यार्थियों पहला जो बिंदु है वो क्लियर होता है विधायी शक्तियां। दूसरा जो बिंदु है वो है वित्तीय शक्तियां। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वित्तीय शक्तियों के मामले में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कमजोर है। कमजोर कैसे है? क्योंकि संविधान के अनुसार जो धन विधेयक है वो सबसे पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये हमने कल लोकसभा के कार्य और शक्तियों में समझा कि संविधान के अनुसार धन विधेयक को सबसे पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा के पास केवल इतना अधिकार है कि धन विधेयक लोकसभा से पास होकर जब राज्यसभा में आता है तो या तो राज्यसभा उसे स्वीकृति दे दे या फिर अधिकतम वो केवल 14 दिन की देरी कर सकती है। यानी राज्यसभा को या तो राज्यसभा लोकसभा की बातों से सहमत हो जाएगी। अगर यहाँ पर राज्यसभा धन विधेयक के मामले में कोई सुझाव या सलाह देती है कुछ परिवर्तन करने के लिए तो वो लोकसभा की इच्छा पर है कि वो उसको माने या नहीं माने। और बाकी अगर जैसे समझ लीजिए राज्यसभा ने जवाब नहीं दिया तो 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः ही ऑटोमेटिक अपने आप राज्यसभा से पास मान लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वित्तीय शक्तियों के मामले में राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। धन विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है और धन विधेयक में राज्यसभा केवल 14 दिन की ही देरी कर सकती है और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा जो सुझाव देती है उनको मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर है। तो सारांश यही हो गया कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा वित्तीय शक्तियों में कमजोर है। दूसरा बिंदु अपना विद्यार्थियों क्लियर हो गया, आशा करता हूं कि समझ में आपके आ गया। तीसरा जो बिंदु है स्टूडेंट्स, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अर्थात हमारी जो कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री समेत उनकी जो पूरी टीम है जो देश का शासन चलाने का कार्य करती है, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कार्य आपको इसमें ये लिखना है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण के मामले में भी राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की तुलना में थोड़ी कमजोर है। क्योंकि लोकसभा के पास कार्यपालिका को अर्थात मंत्रिमंडल जो होती है प्रधानमंत्री समेत उनको कार्यकाल से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो हटाने का अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यकाल से पहले ही कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल को जो हटाने का अधिकार है वो केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी राज्यसभा जैसे कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना करके विभिन्न प्रकार के प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ के थोड़ा बहुत कार्यपालिका पर नियंत्रण या कंट्रोल रखती है। लेकिन लोकसभा की जितना नियंत्रण या कंट्रोल कार्यपालिका पर राज्यसभा का नहीं है। अर्थात सारांश ये हो गया कि कार्यपालिका पर नियंत्रण के मामले में भी कुछ शक्तियां जरूर राज्यसभा को प्राप्त है, लेकिन वो लोकसभा जितनी शक्तिशाली नहीं है और लोकसभा के पास जो विशेष अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का, ऐसा अधिकार भी राज्यसभा के पास से नहीं है। तीसरा बिंदु अपना स्टूडेंट्स क्लियर होता है। उसके बाद में संविधान संशोधन। यहाँ पे विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमने ऊपर जो पहला दूसरा तीसरा बिंदु देखा, इनमें हमने देखा कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियां कमजोर है। राज्यसभा कम शक्तिशाली है, इसको शक्तियां थोड़ी कम प्राप्त है, लोकसभा को ज्यादा। लेकिन इस चौथे बिंदु के अंदर थोड़ा अलग है। संविधान के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन करने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कमजोर नहीं है, राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही बराबर शक्तियां प्राप्त है। अब संविधान संशोधन में क्या होता है कि संविधान संशोधन का जो विधेयक है, जो बिल है,
वो भारतीय संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है। फिर इसमें अगली शर्त यह है कि संविधान संशोधन का बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। अगर दोनों में वो अलग अलग पास नहीं होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं होता है। अर्थात संविधान संशोधन के मामले में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का नियम नहीं है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा लोकसभा के समान ही शक्तिशाली है। अर्थात संविधान संशोधन का बिल पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है और दोनों सदनों से अलग अलग पास होने पर और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही वो संविधान संशोधन होगा। ये चौथा जो बिंदु है। उसके बाद में स्टूडेंट्स पांचवा जो बिंदु है निर्वाचक मंडल या निर्वाचन से संबंधित, इसमें आपको ये लिखना है और यहाँ पर भी आप ये ध्यान रखें कि इसके अंदर भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त है। यहाँ पर भी शक्तियों में वो बराबर है, लोकसभा से कमजोर नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। अतः हम ये कहेंगे कि निर्वाचक मंडल या निर्वाचन के से संबंधित जो शक्तियां हैं उनमें भी राज्यसभा लोकसभा के समान ही शक्तिशाली है। मीन्स जितनी शक्तियां लोकसभा के सदस्यों को है उतनी ही शक्तियां राज्यसभा के सदस्यों को भी प्राप्त है। उसके बाद में छठा जो बिंदु है, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है स्टूडेंट्स, विशेष अधिकार। अर्थात आपको इसमें दो ऐसी शक्तियां हैं जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं। यहां पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लोकसभा के कार्य और शक्तियां पढ़ा तो उसके अंदर हालांकि हमने ये बिंदु लिखा नहीं था, आप उसमें जोड़ सकते हो। आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के दो ऐसे अधिकार बताइए। हम राज्यसभा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने जो लोकसभा पढ़ा, लोकसभा के दो ऐसे अधिकार बताइए जो केवल लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। और ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल उसी सदन को प्राप्त होते हैं, दूसरे को नहीं, इसीलिए इनको विशेष अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा के दो विशेष अधिकार कौन से होंगे? सबसे पहला, लोकसभा को जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, मंत्रिमंडल को जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाने का अधिकार है वो केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं। और दूसरा लोकसभा का विशेष अधिकार हो गया कि धन विधेयक सबसे पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये दो विशेष अधिकार है वो लोकसभा के हो गए, जो आप पिछली कक्षा के अंदर हमने लोकसभा के कार्य और शक्ति पढ़ा उसमें जोड़ सकते हैं। अब अगर हम आज की बात करें तो विशेष अधिकार, इसमें आपको ऐसे लिखना है कि राज्यसभा को दो ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को नहीं, इसलिए इनको विशेष अधिकारों के नाम से जाना जाता है। पहले तो इनको विशेष अधिकार क्यों कहते हैं वो आपको ध्यान से लिखना है, वापस सुने कि संविधान के अनुसार राज्यसभा को दो ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं, इसलिए इनको विशेष अधिकार कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो इसमें विद्यार्थियों सबसे पहला जो है आपके अनुच्छेद 249 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के, जो हमने सूचियों के बारे में जैसे संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, अवशिष्ट शक्ति है, इस प्रकार से पूरे कार्य और विषयों को जो बांटा गया है, तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 249 के अनुसार, हम राज्यसभा की पहली विशेष शक्ति पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को अपने बहुमत के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का अगर घोषित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। अर्थात वैसे तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य के विधानमंडल को अधिकार होता है कानून बनाने का, राज्यों को होता है, लेकिन राज्यसभा ने बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर राज्य सूची पर भी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
अर्थात हम ये कहेंगे कि किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो वो राज्यसभा की सहमति के बिना संभव नहीं है। ये राज्यसभा की पहली विशेष शक्ति हो गई आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में स्टूडेंट्स राज्यसभा का जो दूसरा विशेष अधिकार है छठे बिंदु में, वो है अनुच्छेद 312 के अनुसार। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नई अपने बहुमत के द्वारा, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या निर्माण कर सकती है। अभी जैसे 3 सेवाएं हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस भारतीय प्रशासनिक, IPS इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा जो है, IFS भारतीय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। तो ये जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऐसी और कोई नई अखिल भारतीय सेवा का अगर निर्माण करना है तो वो तभी संभव है जब राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग एक प्रस्ताव पारित करके संसद को यह अधिकार दे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो 3 बिंदु हैं, ये विधायी शक्तियां, वित्तीय और कार्यपालिका से संबंधित पहले 3 बिंदु यानी विधायी शक्तियों, वित्तीय और कार्यपालिका, इन तीनों के अंदर राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कमजोर है। उसके बाद में जो चौथा और 5वां बिंदु है, यहां पर आपके ये जैसे फर्स्ट 3 हैं, इसके अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कमजोर है इन 3 बिंदुओं में। अगले जो चौथा और 5वां बिंदु है, इसके अंदर उसको लोकसभा के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। आपके याद रखने के लिए, इनमें कमजोर है, इनमें बराबर। और ये जो छठी शक्ति है विशेष, ये ऐसी शक्ति है जो केवल राज्यसभा के पास ही है, ये शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। इस प्रकार से अपने राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का जो आपका टॉपिक है वो अपना क्लियर होता है। मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गया है। और भी आपके इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप ग्रुप के माध्यम से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान मांग सकते हैं। तो अंत के अंदर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, आपके अभिभावकों को सादर नमस्कार, धन्यवाद।